हेलो एवरीवन। सो आज जो है आप जब भी संगीत में जाते हो या वेडिंग में जाते हो, आप तो यूजुअली वो विटनेस करते हो वो इवेंट। बट वो इवेंट में हमेशा जान लाते हैं वहाँ की म्यूज़िक। म्यूज़िक से हमेशा हमें जो है, चाहे हम डिप्रेस्ड हो चाहे हम खुश हो, उससे जो है आप पूरे के पूरे एक एनर्जी फील करते हो। तो इसी के लिए जब आप वेडिंग में जाते हो या कोई संगीत में जाते हो, वहाँ पे एक लाइव बैंड होता है। सो लाइव बैंड जो है नीलेश ठक्कर जी बहुत ही अच्छे से जो है ये करते हैं। एंड यहाँ पे आज हमारे साथ नीलेश ठक्कर जी है, जो आप कभी भी कोई वेडिंग और संगीत में जाते हो, वहाँ पे एक लाइव बैंड एक्सपीरियंस करने के लिए आप इनको श्योरली कांटेक्ट कर सकते हो। सो टेल मी, आपका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हमें चाहिए कि आप कैसे इस इंडस्ट्री में आए एंड आप कितने सालों से इस बिज़नेस में हो। थैंक यू मानसी। नमस्कार, मैं हूँ नीलेश ठक्कर और लास्ट 35 सालों से मैं इस म्यूज़िकल वेडिंग इंडस्ट्री में हूँ और 7,000 से भी ज़्यादा शोज़ मैंने इंडिया और आउट ऑफ इंडिया में परफॉर्म किए ड्यूरिंग वेडिंग, प्री वेडिंग, भजन्स एंड एवरीथिंग, गरबा रास, बॉलीवुड सॉन्ग्स एंड एवरीथिंग। तो और लास्ट 35 साल से मैं इस इंडस्ट्री में हूँ और मैं इस वेडिंग इंडस्ट्री से जुड़ा हूँ। तो यही है मेरी पहचान। और लास्ट कुछ सालों से मैं कोरा केंद्र में नवरात्रि करता था। फिर उसके पहले मैं फाल्गुनी पाठक जी के साथ मैं एसोसिएटेड था और मैंने इंडिया और आउट ऑफ इंडिया में बहुत सारे शोज़ किए हैं। सो टेल मी, जब भी आप कोई वेडिंग में जाते हो, ठीक है, ये वेडिंग में लाइव बैंड रखना क्या बहुत ज़रूरी है? क्योंकि यूजुअली तो आजकल लोग डीजे या फ़ोन पे भी बजा डालते हैं, बट व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ इट? देखो मानसी, लाइव बैंड रखना इसलिए ज़रूरी है कि अगर आप डीजे रखते हो तो डीजे वाला जो है वो अपने हिसाब से म्यूज़िक प्ले करता है। ये ऑल्सो प्लेज गुड, वो अपनी तरह से बहुत ही अच्छा बजता है, लोगों को मज़ा आता है डांस करने में। लेकिन जब लाइव बैंड होता है तो शुरुआत में जब हमारे कुछ गेस्ट आए होते हैं तो हमारे समझो अंकल आंटीज़ है, जो लोग आके बैठते हैं, तो उनके लिए कुछ अच्छे बॉलीवुड पुराने गाने पेश किए, गुजराती गाने पेश किए, अगर गुजराती क्लाइंट है तो, या तो मारवाड़ी क्लाइंट हो तो कुछ मारवाड़ी गाने पेश किए, मराठी है तो मराठी गाने पेश किए। स्टार्टिंग में ऐसा कुछ माहौल बना जिसमें हम रोमांटिक सॉन्ग्स, अगर वेडिंग का शो है तो रोमांटिक सॉन्ग्स से शुरू करते हैं, लोग उनको सुनते हैं थोड़ी देर, वो एक रेट्रो फील का म्यूज़िक हम पेश करते हैं। और उस गानों में भी हम कुछ वी मेक इट अ पॉइंट के कुछ कपल्स को हम इन्वॉल्व करें, कुछ लोगों को हम इन्वॉल्व करें। ऐसा नहीं है कि भाई हम लोग गा रहे हैं आप सुन रहे हो, वैसा नहीं होता है। लेकिन हम लोग वी मेक इट अ पॉइंट कि हम उनको इन्वॉल्व करें। तो लाइव बैंड जब होता है तो उससे ये पॉसिबिलिटी होती है। अगर डीजे है तो ये सब पॉसिबिलिटी थोड़ी कम हो जाती है। भले एंजॉय करते हैं लोग, डीजे वाला भी अपना काम अच्छी तरह करता है, लेकिन लाइव बैंड में हम पब्लिक को ज़्यादा इन्वॉल्व कर सकते हैं, तो लाइव बैंड होगा तो ज़्यादा अच्छा है। सो टू वे कम्युनिकेशन लाइव बैंड में काफ़ी हद तक पॉसिबल हो जाता है। पर जब लोग बात करते हैं कि आप एक लाइव बैंड है, तो फिर कितने लोग आएंगे, कैसे सेटअप रहेगा, किस हिसाब से होगा? लाइव बैंड में मिनिमम जो मैं मिनिमम सेटअप है उनके उसके हिसाब से बोलूँ तो 2 सिंगर, एक मेल एक फीमेल, हमारे साथ एक एंकर रहता है जो पूरा शो होस्ट करता है, और मिनिमम 6 to 7 म्यूजिशियंस एंड द साउंड सिस्टम अकॉर्डिंग टू द वेन्यू। जो पीए सिस्टम रहता है अकॉर्डिंग टू द वेन्यू हम प्लेस करते हैं। ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है। अच्छा, तो लोग आपके पास जब आते हैं और आपको भी यही क्वेश्चन पूछते हैं कि ठीक है, टू वे कम्युनिकेशन है, बराबर है, पर हमारी फैमिली शायद इतनी इंटरैक्टिव ना भी हो, तो फिर आप उनको कैसे कहोगे? क्योंकि काफ़ी लोगों की फैमिली बहुत शाय होती है, सो आप कैसे वहाँ पे करेंगे? बहुत बार ऐसा होता है कि लोग शाय होते हैं कि उनको ऐसा लगता है कि नहीं नहीं, अरे उधर जाके डांस करना है, उधर जाके कुछ परफॉर्म करना है, तो ये दिस इज़ नॉट आवर फोटे। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि वहाँ पे माहौल ऐसा जम जाता है ना कि जो शाही पर्सन रहता है ना वो भी खिल जाता है एकदम। मैं एक एग्जांपल दूंगा, मेरे एक शो में ऐसा हुआ था कि एक दूल्हा, जब मैं मीटिंग में गया तो दूल्हा दुल्हन दोनों बैठे थे। दुल्हन ने मुझे कहा कि जो ब्राइड थी उसने मुझे कहा कि नीलेश जी प्लीज़ ग्रूम को ज़रा भी इन्वॉल्व मत करना, ही इज़ नॉट एट ऑल फॉन्ड ऑफ म्यूज़िक, डांस, एनीथिंग, तो आप खाली अपना जो गाने वो लेना, हम लोग सब इन्वॉल्व होंगे, लेकिन जो ग्रूम है वो ज़रा भी इन्वॉल्व नहीं होगा क्योंकि उसको उससे ये सब पसंद नहीं है, वो शाही है थोड़ा। बोला ओके, नो प्रॉब्लम। अभी जैसे ही शो शुरू हुआ और पहले एक फीमेल सिंगर की एंट्री हुई, फिर मेरी एंट्री हुई, तो मैंने ऐसे ही एक गाना लिया एंड आई जस्ट, ब्राइड ग्रूम वहाँ पे बैठे थे, तो मैंने कहा कि भाई ये गाना हमारे ग्रूम की ओर से ब्राइड के लिए है। तो मैंने ग्रूम को कहा कि भाई ये गाना स्पेशली मैं आपकी ओर से उनको डेडिकेट करता हूँ, तो आप ऐसा ही समझिएगा कि आप गाइए, मैं आपको खाली प्लेबैक दे रहा हूँ। तो मानसी, आप मानेंगे नहीं कि उस फर्स्ट सॉन्ग से वो गाय द ग्रूम खड़ा हो गया, उसने वो फर्स्ट सॉन्ग से डांस शुरू किया, इंटरेक्शन शुरू किया थे टिल द एंड ऑफ द शो। एंड द फैमिली, द ब्राइड, एवरीवन वाज सो सरप्राइज्ड
कि ऐसा ज़िंदगी में कभी नहीं हुआ कि भाई ये इतना नाचा हो या इतना इंटरेक्शन इसने किया हो। तो ये वहाँ का माहौल पे डिपेंड करता है, और जो बैंड है, जो लाइव बैंड है, जो सिंगर्स है, जो एंकर्स है, उन पे डिपेंड करता है कि वो लोग कैसे आपको उसमें खींच के लेके आते हैं या इंटरेक्शन करवाते हैं। सो कहीं ना कहीं जो लाइव बैंड होते हैं, एज वेडिंग प्रोफेशनल्स हम लोग बारी बारी वेडिंग में जाते हैं, तो हमारे लिए एक हम बहुत ही जल्दी से कंफर्टेबल हो जाते हैं कोई भी बैंक्वेट हॉल में वगैरह। जो लोग सपोज इंजीनियर्स है, डॉक्टर्स है, बहुत ही सीरियस काम कर रहे हैं, तो अगर वो शाय है, जैसे कि ये बंदा शाय था, और कैसे जो है लाइव बैंड पूरा का पूरा उनको इन्वॉल्व कर देता है, आपको लगेगा कि ये नहीं हो पाएगा क्योंकि इसका नेचर ऐसा नहीं है, जस्ट बिकॉज ऑफ यू पीपल वो पूरा का पूरा माहौल क्रिएट होता है। और इसकी वैल्यू तभी होती है जब आप हायर करके वो पूरा देखते हो या लोगों में जाते हो। डीजे में क्या होता है, कभी कभी म्यूजिक बंद भी हो जाता है, कभी कभी ग्लिचेस भी आते हैं, कभी कभी आपको जो सॉन्ग चाहिए वो प्ले नहीं होता है। तो ये भी होता है कि जब कपल की एंट्री होती है या कोई एक स्पेशल परफॉर्मेंस होता है, तब भी आप अनाउंस करते हो, तब भी आप पूरा गाते हो, ये भी सारे पॉसिबल है। यानी ऐसा होता है कि जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि डीजे वाला अपने हिसाब से अच्छा ही काम करता है, लेकिन एक जो पर्सनल इंटरेक्शन रहता है ना, वो या तो लाइव सिंगर कर सकता है या लाइव एंकर कर सकता है। इवन नाम लेना, मैंने ये बहुत बार देखा है कि जब लाइव सिंगर्स गाना गाते हैं, अच्छा ये आ भी गया, तो वो नाम देना भी बहुत इम्पोर्टेंट है। क्यों स्पेशली मैं मारवाड़ी क्लाइंट्स जो है उनमें, या गुजराती कुछ लोग हैं उनमें, ऐसा होता है कि भाई नाम लिया तो दे फील वेरी गुड, यानी दे फील इन्वॉल्व कि अरे यार मैं गया तो मेरा नाम लिया, दे फील वेरी गुड। क्योंकि नॉर्मली गेस्ट जो होते हैं वो आके बैठते हैं, तो उनको क्या आके बैठ के देखना है, लेकिन जब आप उनका नाम लेते हो, उनको बुलाते हो, तो दे फील वेरी स्पेशल। तो वो स्पेशल फीलिंग जो है ना, वो उनको इन्वॉल्व कर देती है। बट एज अ परफॉर्मर, आप भले ही हम शादियों में जाते हैं, बट अभी इतने सारे लोग हैं आपके सामने बैठे हैं, आप स्टेज पे हो, ऑफ कोर्स आपका स्टेज फियर तो अब ख़त्म हो गया रहता है, बट स्टिल भी आप उनको कैसे इन्वॉल्व करोगे, आप उनको जानते भी नहीं हो, तो एज सिंगिंग लेवल पे कैसे उनको इन्वॉल्व करोगे? जैसे कि स्टेज फियर तो अभी भी ख़त्म नहीं होता है, क्योंकि अभी भी सी फॉर एन आर्टिस्ट एवरी शो इज़ एन एग्ज़ाम। अब जब भी एक शो करने को जाते हो तो वी नेवर नो कि क्राउड कैसा होगा, लोग कैसा इंटरेक्ट करेंगे, लोग कैसा रिस्पांस देंगे। तो हमें तो जाके पहले हमारा शुरू करना होता है, एक आध दो गाना लिया तो हम लोग को पता चल जाता है कि भाई ये क्राउड कैसा है, कौन से गाने में एंजॉय कर रहे हैं। फिर देन फ्रॉम द फेशियल एक्सप्रेशन वी कम टू नो कि ये बंदा इन्वॉल्व होगा, ये बंदा नहीं होगा, ये बंदा इतना ही होगा। तो थोड़ा थोड़ा जैसे जैसे हम लोग शो करते हैं एक आइडिया आता है, और જેમ આપણા ગુજરાતીમાં કહેવાય કે એમની નસ પકડવાની અમને ખબર પડે, उनकी नस हमें मालूम पड़ती है। तो हम लोग जाते हैं, फिर देखते हैं कि भैया ये बंदा इतना इन्वॉल्व होगा, तो वहाँ जाके एवरी शो इज़ एन एग्ज़ाम, वहाँ जाके वो एग्ज़ाम देना है, पास होना ही है, उसमें फेल होने का कोई चांस नहीं है, ऐसा है। बट जैसे कि अगर कोई लोग बहुत जल्दी इन्वॉल्व हो जाते हैं, ठीक है, कोई लोगों को गरबा बहुत पसंद आता है, तो गरबा में ऐवे ही वो लोग सब लोग खिल जाते हैं, और जब आप बॉलीवुड लगाओ तो किसी को बॉलीवुड पसंद आता है। आप जो बड़े उम्र के लोग होते हैं, ऐसे छोटे उम्र के लोग गरबा में इन्वॉल्व हो गए, जो बड़ी उम्र के लोग होते हैं, आप ये सभी को कैसे केटर करोगे? क्योंकि सभी, भले ही आई अंडरस्टैंड कि फैमिली एक है, पर इनकी जो एज ग्रुप्स है, उन सबको कैसे आप इन्वॉल्व करोगे? एज ग्रुप्स और थिंकिंग भी सबके डिफरेंट रहते हैं, सबके चॉइसेस भी अलग रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल गुजराती क्लाइंट है तो वी मेक इट अ पॉइंट के पहला 1 घंटा जो सेशन है वो गाना वाना हुआ, उनको सुनाया, थोड़ा उसमें इन्वॉल्व किया, होने के बाद आजकल थोड़ा फैमिली परफॉर्मेंस का ट्रेंड चल रहा है, तो वो परफॉर्मेंस होने के बाद भी स्टार्ट विद गरबा। तो जैसे ही गरबा से चालू किया तो एवरी गुजराती, फिर वो छोटा रहे या मीडियम एज का रहे या बुजुर्ग रहे, कोई भी रहे, उनको गरबा तो चाहिए होता है। तो गरबा से शुरू किया, यानी दे ऑल आर सेटिस्फाइड, अरे वाह चलो गरबा आ गया। तो जिनको जो डाई हार्ड फैन है गरबा के, वो लोग खेलते, जो थोड़े थोड़े होके वो लोग भी खेल के, फिर जैसे बॉलीवुड शुरू होता है तो दूसरे लोग भी इन्वॉल्व हो जाते हैं जो गरबा के इतने डायरेक्ट फेल। तो वी कीप ए मिक्सचर, एक मिक्सचर रखते हैं हम लोग कि जिसमें गरबा भी आ गया, बॉलीवुड भी आ गया, ओल्ड न्यू सब आ गया, तो लोग उसको एंजॉय करते हैं वैसे उस तरह से। सो टेल मी कि क्या कोई क्लाइंट को पहले से कुछ प्रिपरेशन रखना पड़ता है? क्योंकि देखो किसी किसी के फंक्शन बहुत छोटे से रहते हैं, छोटे से हॉल में, किसी किसी के बहुत ही बड़े फंक्शंस रहते हैं, तो दे डोंट नो कि विच इज़ द मोस्ट प्रेफर्ड प्लेस जहाँ पे आपको रखना चाहिए। अगर छोटा सा फंक्शन है ना, लोग कम है, ये सारे भी डाउट्स मन में रहते हैं, तो क्या आउटडोर लोकेशन प्रेफरेबल है, इंडोर लोकेशन प्रेफरेबल है फॉर द बेस्ट साउंड, या कितने लोगों की ऑडियंस आपके लिए बेस्ट होगी कि उनके साथ आप इंटरेक्ट कर सको? देखो ऑडियंस तो अगर 100 जन भी है लेकिन अच्छे हैं ना, तो 100 जन भी 1000 के बराबर है, और अगर
500 जन है वो, लेकिन वो 500 में कोई इंटरेक्ट ही नहीं है, कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, किसी को कुछ इंटरेस्ट भी नहीं है, तो फिर मतलब ही नहीं, ऐसा है। और रही बात प्लेस की, तो बॉम्बे, अभी जैसे कि बॉम्बे यानी हर के कोई भी सिटी ले लो आप, तो अभी 10 बजे का जब एक टाइम लिमिट आ गया है, तो हम लोग अभी ऐसा प्रीफर करते हैं, आप क्लाइंट को बोलते हैं कि आप एक अच्छा बैंक्वेट ले लो ताकि यू गेट मोर टाइम। क्योंकि सी बॉम्बे या कोई भी सिटी में आप जाओगे, अभी आपने एक फंक्शन रखा संगीत का, प्री वेडिंग का, तो अगर आप 6 बजे का टाइम देते हो तो लोगों को आते आते 7 साढ़े 7 हो ही जाता है। फिर आप चालू करो, फिर वो थोड़ा बहुत माहौल जमा, फिर अभी फैमिली परफॉर्मेंस भी रहते हैं, तो बहुत बार फैमिली परफॉर्मेंस 1-1 घंटे के रहते हैं, तो इट्स अ टू लॉन्ग स्पेन। तो उसके बाद फिर लास्ट में हमको नचाने के लिए खाली आधा घंटा पौना घंटा मिलता है, तो उसमें क्या काफी लोग खाना खाने चले जाते हैं। खाना खाने नहीं गए या नहीं गए, लेकिन हम लोग को टाइम बहुत कम मिलता है। तो उससे अच्छा अगर बैंक्वेट है तो एक टाइम लंबा है, समझो 11 साढ़े 11 तक चलता है। तो मैं नॉर्मली ऐसा क्लाइंट को बोलता हूँ कि सी अगर आपका 1000 के ऊपर क्राउड है, ऐसा कुछ है, तो आप ओपन वेन्यू करो, ऐसा करो तो ठीक है। लेकिन अगर डेस्टिनेशन वेडिंग करो, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। लेकिन अगर बॉम्बे है और अगर एक मिनिमम क्राउड है आपका, तो आप अच्छा कोई बैंक्वेट लेके करोगे, तो वहाँ पे जो बैंक्वेट, अच्छे बैंक्वेट में तो आजकल ऐसा है कि उनका इकोस्टिक भी बहुत अच्छा होता है, तो साउंड का इफेक्ट भी बहुत अच्छा आता है। तो ऐसा कोई बैंक्वेट लेके करोगे तो आपको और मज़ा आएगा, यू गेट अ लॉन्ग टाइम, अच्छा टाइम मिलता है एंजॉय करने के लिए, और साउंड क्वालिटी भी अच्छी आती है उसमें, तो मज़ा आता है उसमें, वो एक ऑरा अच्छा बनता है उसमें। सो टेल मी व्हाट डू यू थिंक कि जब भी किसी को आपको हायर करना हो तो उनको कैसे आपको बुक करना होता है, कितने जल्दी आपके साथ कनेक्ट करना होता है, कैसे होगा? नॉर्मली अभी तो ऐसा हो गया ना, 1-1 साल पहले लोग हमको बुक कर देते हैं। अभी मेरे पास नेक्स्ट फरवरी की डेट्स है, क्योंकि आप तो 2 जगह पे जा नहीं सकते। नहीं, हाँ, तो नेक्स्ट फरवरी के डेट्स अभी से मेरे पास है। तो अभी जो क्लाइंट का फ्रेम ऑफ माइंड रहता है कि भाई मुझे फलाना आर्टिस्ट ही चाहिए मेरे शो में, तो अगर वो फ्रेम ऑफ माइंड फिक्स है, अगर किसी को नीलेश ठक्कर चाहिए, किसी को भाई फाल्गुनी पाठक चाहिए, किसी को एक्स चाहिए, किसी को वाई चाहिए, तो ऐसा है उनका कि भाई मेरे को ये आर्टिस्ट चाहिए, तो चलो अपन उनको अभी से बुक ही कर देते हैं। जैसे कि उनका वेन्यू बुक हुआ, बहुत बार मेरा तो ऐसा भी हुआ, वेन्यू भी बुक ना है, लेकिन नीलेश भाई ये डेट है, आप लिख लो, वेन्यू मैं आपको बता दूंगा। ऐसा भी है। मेरे बहुत सारे क्लाइंट बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, ऐसे अभी तक बहुत बार हुआ है कि अगर मैं फ्री नहीं हूँ तो उन्होंने अपने डेट्स भी चेंज किए। तो वो डिपेंड्स अपॉन द क्लाइंट। लेकिन अभी ऐसा टाइम आ गया कि लोग 1-1 साल पहले पूरी तैयारियां करते हैं। सब इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वेन्यू है, आर्टिस्ट है, वीडियो वाले अपने जो भी है, केटरिंग है, ये सब पहले 1-1 साल पहले बुक कर लेते हैं, ताकि क्या अच्छा उनको मिल जाए। अच्छे जो भी वेंडर्स है, फिर बुकिंग हो जाती है, फिर कुछ हो नहीं पाता। अच्छे वेंडर्स जो भी उनको मिल जाए तो उनका काम और अच्छा हो, इसलिए तो ऐसा है कि 1-1 साल पहले भी बहुत बार बुक हो जाते हैं आर्टिस्ट। काफ़ी सारे फोटोग्राफर्स भी इस वीडियो को देख रहे हैं, बिकॉज हम लोग को फोटोग्राफर लोग काफ़ी फॉलो करते हैं। टेल मी, जब भी आप कोई शादियों में जाते हो, आपने बहुत सारे फोटोग्राफर्स को देखा होगा, क्योंकि हम एक दूसरों को नहीं देखते, हम हमारा काम करते रहते हैं, राइट? सो आप क्या देखते हो कि ये जो टीम है, ये जो आउटपुट हमें मिला या जो हम देख रहे हैं, ये क्लाइंट को भी बहुत पसंद आ रहा है, और एज म्यूजिशियंस हमारा भी जो एक वर्क का डिस्प्ले है वो ज़्यादा बेटर हुआ है। व्हाट डू यू थिंक, कौन सी टीम या कौन सा टाइप का काम आपको ज़्यादा सेट होता है माइंड में? आजकल देखो, जैसे कि मैंने कहा ना कि आर्टिस्ट अगर इम्पोर्टेंट है, उतना ही इम्पोर्टेंट आजकल वीडियोग्राफी एंड फोटोग्राफी भी है। क्योंकि अभी पहले जैसा ज़माना नहीं रहा कि भाई एल्बम लोग देख रहे, अभी शॉर्ट फिल्म्स बना के फोटोग्राफर्स देते हैं। शॉर्ट फिल्म्स है, रील्स है, तो वो ज़िंदगी भर आप उनको इंस्टा पे या FB पे कहीं अपलोड करें तो वो दैट इज़ सेव्ड फॉर होल ऑफ द लाइफ। तो अभी वो आजकल जो ट्रेंड निकला है फोटोग्राफर्स ने, जो आजकल जो शॉर्ट फिल्म्स बना के देते हैं, तो उससे अभी बहुत बार ऐसा होता है, वी ऑल्सो हायर फोटोग्राफर। एक शो में हम भी हायर करते हैं कि भाई वो आएगा, हमको शूट करेगा, हमारे सब एंगल्स, ये वो डांस मूव्स, ये वो सब शूट करके हम उसका एक प्रोमो बना दें। फिर नेक्स्ट कभी कोई क्लाइंट हमको बोलेगा वी वांट टू सी योर वर्क, तो हम उनको वो भेजते हैं। तो फोटोग्राफर्स उनको इतनी अच्छी तरह एडिट करके, डिज़ाइन करके हमको देते हैं ना, कि वो जब क्लाइंट उसको देखता है तो लेट्स लाइक वाओ, ऐसा हो जाता है। सो यू थिंक कि जो ट्रेलर्स और टीजर्स और रील्स है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और लाइव में आपको क्या अच्छा लगता है, मतलब जिस हिसाब से लोग आते भी है काम करने के लिए, क्योंकि इवन वी इंटरेक्ट विद पीपल, सो कौन सा इंटरेक्शन आपको अच्छा लगता है? या जब हम लोग LED पे दिखाते हैं, ये सारी चीज़ें जब हम लोग आउटपुट देख के LED पे दिखाते हैं, तो वहाँ पे आपको क्या पसंद आता है? किसका प्रेजेंस और किस हिसाब का जो उनका कंडक्ट होता है वो अच्छा लगता है? यानी फोटोग्राफर्स जो भी है वो लाइव में ऐसा होता है कि बहुत बार अभी जैसे कि मैं परफॉर्म कर रहा हूँ स्टेज पे, तो कुछ मूव्स मेरे ऐसे वो लोग कैप्चर कर लेते ना कि वो जब फिर तभी तो ऐसा लगता है कि हाँ इसने कैप्चर किया। लेकिन
जब उसको वो एडिट करके और अच्छी तरह से मिक्स करके जब दिखाता है ना, तो ये अरे यार क्या बात है, ये मैंने किया, ऐसा हो जाता है। तो ये जो उनका स्किल है ये बहुत ही अच्छा है। बहुत बार ऑडियंस में भी ऐसा होता है कि वो ऑडियंस के कुछ कुछ मूव्स है, कुछ कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इतनी अच्छी तरह से वो लोग कैप्चर करते हैं कि जब वो उनको हम जब उसको देखते हैं तो अरे यार दिस इज़ वेरी गुड, ऐसा हो जाता है। दैट्स अ गुड पॉइंट। और एक हमारा एक क्वेश्चन है, कौन सी ऑडियंस आपके लिए बहुत फेवरेबल है, कौन सा कल्चर आपके लिए सबसे ज़्यादा सूटेबल है? बिकॉज सी देर आर डिफरेंट, जैसे हम एक बार डोंबिवली गए थे गांव में, ठीक है, अभी वहाँ पे जो एकदम कोड़ी मराठी, एकदम ही ज़्यादा ट्रेडिशनल मराठी था, तो उन्होंने फिर वैसे ही सिंगर्स रखे थे जो जो गाने एकदम ही कोड़ी स्टाइल रहेंगे, ठीक है। सो नाउ एवरी पर्सन, एवरी आर्टिस्ट हैज़ अ वे ऑफ सिंगिंग, हैज़ अ वे ऑफ कनेक्टिंग कल्चरली वगैरह। सो आप कौन सा कल्चर्स को केटर कर सकते हो, एंड व्हाट डू यू फील इज़ द बेस्ट ऑडियंस पॉसिबल फॉर यू? और यू नो कभी कभी ऐसा होता है कि कभी हम कम एनर्जी में हो पर सामने वाला अगर बहुत एनर्जेटिक रहता है तो हम भी उनके लय में चले जाते हैं। सो व्हाट डू यू थिंक, कौन से क्लाइंट को आपके लिए परफेक्ट कहा जाएगा? मैं नॉर्मली ज़्यादातर शोज़ गुजराती, मारवाड़ी ये इनके ज़्यादातर करता हूँ मैं। तो मुझे उनका इतना आइडिया है कि भाई उनमें कुछ एक क्राउड ऐसा भी रहता है कि जो जिनको थोड़ा टाइम लगता है इन्वॉल्व होने में, कुछ क्राउड ऐसा रखता है कि जो ऑन द स्पॉट इन्वॉल्व हो जाता है। मारवाड़ीज़ में बहुत बार बहुत टाइम लगता है कि भाई उनका थोड़ा एक वो शाही नेचर रहता है, तो उनको इन्वॉल्व करना है। लेकिन आजकल तो वो भी एकदम थोड़े फॉरवर्ड हो गए तो इन्वॉल्व हो जाते हैं। ज़्यादातर मैं प्रीफर करता हूँ एक मीडियम रेंज के जो लोग हैं, एज के लोग हैं, वो लोग फटाफट एकदम इन्वॉल्व हो जाते हैं। हाँ हाँ, वो लोग एकदम फटाफट इन्वॉल्व हो जाते हैं। यंगस्टर्स भी होते हैं, लेकिन ये जो एज बार है ना, वो एकदम फटाफट इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो उनको अभी, और वैसे भी आजकल कोरोना के बाद ऐसा हुआ है ना कि पीपल वांट टू जस्ट एंजॉय। पीपल जस्ट वांट टू एंजॉय। फिर वो कोई भी सॉन्ग हो, अभी आजकल तो हमारे गुजराती संगीत में मराठी सॉन्ग भी चलते हैं, पंजाबी भी चलते हैं और भोजपुरी भी चलते हैं। ऐसा नहीं है कि खाली गुजराती चलता है। हाँ, एवरीथिंग गोज वेल। तो उनका बहुत बार गुजराती क्लाइंट्स डिमांड करते हैं कि भाई ये मराठी सॉन्ग लो, ये भोजपुरी सॉन्ग लो, या ये पंजाबी सॉन्ग लो। तो वी एज एन आर्टिस्ट हैव टू प्रिपेयर एवरीथिंग, वी हैव टू बी वर्सेटाइल, लेकिन हमारे फोटे में रह के जो हमको सूट करता है उस हिसाब से, आउट ऑफ द वे जाके नहीं करना है, लेकिन जो हमारे फोटे में है उसको ध्यान में रख के हम लोग को वी हैव एज अ आर्टिस्ट वी हैव टू बी वर्सेटाइल, प्रिपेयर ईच एंड एवरी सॉन्ग जो हम अच्छी तरह से निभा पाएँ। तो वैसे क्लाइंट मुझे ज़्यादातर अच्छे लगते हैं जो एकदम इन्वॉल्व हो जाए, ताकि क्या होता है ना कि देखो जब आप इन्वॉल्वमेंट दोनों तरफ से होगा ना तो शो लास्ट होगा एकदम मस्त, मज़ा आएगा। अगर एक तरफ से भी थोड़ा वीक हो गया तो शो थोड़ा डल हो जाता है, ऐसा होता है। यू नो मेरे इसमें और एक क्वेश्चन रहेगा, आजकल कॉस्मोपॉलिटन वेडिंग्स बहुत होती है, मल्टीकल्चरल वेडिंग, इंटरकास्ट वेडिंग्स काफ़ी कॉमन है। सो देयर इज़ अ गुजराती क्लाइंट गेटिंग मैरिड टू अ महाराष्ट्रियन और बंगाली, ये सारी चीज़ें होती रहती है, हम भी देखते हैं। तो एक है जो बहुत इन्वॉल्व हो रही है एक साइड की फैमिली, और ये तो गुजराती टू गुजराती में भी हुआ कि एक साइड की फैमिली बहुत इन्वॉल्व हो रही है, दूसरी साइड की नहीं हो रही है। हाउ वुड यू बैलेंस? क्योंकि अगर हमारा कल्चर है तो हम फिर भी बैलेंस कर ले, आउट ऑफ कल्चर है क्योंकि इंटरकास्ट बड़ा कॉमन है, हाउ वुड यू इन्वॉल्व दैट? अगर पहले से हमको मालूम होता है कि समझो एक साइड गुजराती एक साइड बंगाली है, तो गुजराती को इन्वॉल्व करने के लिए इतना ज़्यादा मुसीबत नहीं होता क्योंकि हमारा लैंग्वेज सेम है तो हो जाता है। लेकिन बंगाली जब है तो बंगाली इज़ नॉट आवर लैंग्वेज, तो हमको बोलना भी नहीं आता। तो वी मेक इट अ पॉइंट के समझो जाने से पहले कभी एक बंगाली गाना प्रिपेयर कर लिया, अगर वी नो कि सामने वाला बंगाली है तो पहले से पता सामने वाले को देना जरूरी है, देना जरूरी है। नहीं, देना जरूरी है। तो हम लोग उस हिसाब से 2-3 गाने ऐसे प्रिपेयर, बहुत बार महाराष्ट्रन क्राउड रहता है तो पार्टी मुझे पहले से बोलते कि हमारे सामने वाले मराठी है, तो महाराष्ट्रन है, तो हम लोग 4-5 गाने ऐसे मराठी के जो एकदम वेल नोन है वो प्रिपेयर करके जाते हैं। हाँ, तो प्रिपेयर करके, तो दैट उनको भी एक अपनापन लगता है उसमें, क्योंकि वो आउट ऑफ द वो उसमें फील नहीं करते अगर उनके गाने आए तो। वैसे कोई भी लैंग्वेज रहेगा, बंगाली रहेगा, मारवाड़ी रहेगा, कुछ भी रहेगा, पंजाबी रहेगा, अगर हमको मालूम है पहले से तो हम उसके गाने प्रिपेयर करके जाते हैं और फिर उसको पेश करते हैं ताकि वो लोग भी उसमें इन्वॉल्व हो जाए। तो यहाँ पे क्लाइंट का एक बहुत बड़ा पार्ट इन्वॉल्व होता है कि भाई मेक श्योर कि जिसको आप हायर कर रहे हो उनको पूरा डिस्क्रिप्शन दिया करो, कहाँ पर है, दोनों तरफ से होना चाहिए। इन्वॉल्वमेंट इज नेसेसरी फ्रॉम बोथ द साइड, तो ही एक शो बहुत अच्छी तरह से उभर के आता है। ऐसा होता है। यू नो एज एन आर्टिस्ट आई वांट टू आस्क यू वन क्वेश्चन, जैसे आपने एनर्जी की बात की, हम यूजुअली रोज़ शादियों में जाते हैं, ठीक है, दिसंबर के स्टार्ट में तो बहुत ठीक रहते हैं, फिर धीरे धीरे हम भी थकते हैं, हम भी रोज़ जा रहे हैं बाहर, थक जाते हैं, रात को लेट आ रहे हैं। सो डज दिस हैपन विथ यू कि आज कोई मूड नहीं है फिर भी जाना है, फिर भी मुझे एनर्जी रखनी है? हाउ डू यू कोप अप विद दैट इमोशन?
ऐसा घर से निकलते हैं ना तो ऐसा होता है बहुत बार कि अगले रात को अगले दिन 2-2 3-3 शो किए, फिर आज निकले तो आज वो एनर्जी लेवल थोड़ा लो है, ऐसा घर से निकले तभी होता है। लेकिन जब भी हम स्टेज पे चढ़ते हैं ना तो सब बाजू में रह जाता है। वो पता नहीं, वो एक भगवान की कृपा है, सरस्वती माता की दया है कि जैसे वी गो ऑन द स्टेज वी फॉरगेट एवरीथिंग एंड अगेन वी आर इनटू द एक्शन, ऐसा हो जाता है। सेम आपके साथ भी होता ही होगा फोटोग्राफर्स के, जैसे ही कैमरा हाथ में आया, घर से निकले तो थोड़ा ऐसा लेकिन कैमरा हाथ में आया तो देन एवरीथिंग इज बिहाइंड, ऐसा हो। आई थिंक दैट इज द स्पिरिट आल्सो दैट यू हैव टू कीप अप। या ऑफ कोर्स काफी लोग क्रिप करेंगे कि हम लोग रोज करते हैं ये सब, लेकिन जिसके घर पे फंक्शन है उनका तो एक ही दिन है, एक ही बार का। ऐसा। सो यू हैव टू मेक श्योर कि आपकी एनर्जी लेवल्स हमेशा हाई रहे, have क्योंकि उनके पास एक बार है, आपके लिए रोज का काम है। और हमारी एनर्जी लेवल देख के ही उनको एनर्जी आएगी। अगर वी आर डल तो वो भी डल हो जाएंगे, ऐसा होता है। एंड एट द सेम टाइम आई थिंक जितनी भी शादियां हम काम करते हैं, इतने सारे हमारा सौभाग्य है कि हम लोग एज वेडिंग प्रोफेशनल है, इतने एंटरटेनिंग बिजनेस में वी आर ब्लेस्ड। एक तो हमारी हॉबी है, हाँ, एंड पैशन है एंड वी अर्न फ्रॉम दैट। सो ऐसा नहीं है कि चलो भाई सुबह 9 बजे निकले रात को 9 बजे आए, वही बोरिंग काम रोज किया और घर पे आ गए। वी हैव टू क्रिएट एवरी डे, फोटोग्राफी हो, आर्टिस्ट हो, केटरिंग हो, कुछ भी हो, डेकोरेशन हो, कुछ भी हो, एवरी डे वी हैव टू क्रिएट, वी हैव टू क्रिएट न्यू थिंग्स एवरी डे, एवरी सीजन वी हैव टू अपग्रेड आवरसेल्फ। आप अपग्रेडिंग की जैसे बात करते हो, इतने सारे गाने आ रहे हैं, इतने सारे इंस्टाग्राम पे रील्स के गाने भी अभी फेमस होते हैं। हाउ वुड यू कोप अप? क्योंकि देखिए बहुत सारे गाने, ठीक है, गुजराती कल्चरल गाने हैं, ठीक है, नया अभी कुछ एकदम नया आ गया, कभी कभी ट्रेंड के हिसाब से हमें ना भी पता हो रही ये भी गाना नया आया है। हाउ डू यू कोप अप विद इट? दैट्स व्हाट वी हैव टू बी अपग्रेडेड एवरी टाइम, ईच एंड एवरी डे। मैं बोला ना, जैसे ही पहले बोला, हर एक शो हमारे लिए एक एग्जाम है, तो एवरी डे हमको वो उस लूप में रहना ही पड़ता है कि भाई कौन सा गाना नया आया है, कौन सा गाना चल रहा है, कौन सा गाना ऑडियंस को ज़्यादा क्लिक कर रहा है। ये सब हमको अपग्रेडेशन रखना ही पड़ता है, इन्फॉर्मेशन रखना ही पड़ता है। अगर हम ओल्ड हो गया है, हाँ, वो सब अभी तो ऐसा ट्रेंड चालू है कि 90s के गाने वापस चल रहे हैं, तो वी हैव टू कीप दैट इन लूप। तो ऐसा चलता ही रहता है, लेकिन वो अपग्रेडेशन बहुत जरूरी है। अगर अपग्रेड नहीं करेंगे तो वी आर बिहाइंड, ऐसा होगा। आई पर्सनली थिंक आल्सो क्लाइंट्स शुड इन्वॉल्व विद द म्यूजिशियन कि देखो ये सारे गाने हमें पसंद है, मैनी क्लाइंट व्यूज, ये गाने देने भी बहुत ज़रूरी है। और अगर आपको कुछ गाने पसंद आ रहे हैं, मे बी इंस्टाग्राम के थ्रू या यूट्यूब के थ्रू, या यू नो अभी जैसे कि मैंने अभी एक प्रमोशन देखा, विक्की कौशल की अभी कोई फिल्म आ रही है, तो ही मेड श्योर कि उनका जो गाना है उसने सारे ब्लॉगर्स के साथ वो परफॉर्म कर दिया ताकि उसका गाना फेमस हो जाए, फिल्म हिट होना हो या पर गाना फेमस हो जाए। सो आई थिंक पर्सनली अगर आपको गाने पसंद है वो भी आप डिस्कस करिए, शायद आपको पता हो ना हो, बट एटलीस्ट यू कैन प्रिपेयर योरसेल्फ कि ये गाने आने वाले हैं। तो ये भी एक क्लाइंट का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। नहीं, मुझे तो बहुत बार ऐसा, मैं तो बोलता हूँ क्लाइंट बहुत बार, समटाइम्स क्लाइंट आर एज अ टीचर टू अस। Yes, for sure they are teacher to us। बहुत बार ऐसा होता है कि क्लाइंट ऐसे ऐसे गाने ढूंढ के हमको देती है ना, जो शायद हम लोग ने नहीं सुने होते हैं और हमें आइडिया भी नहीं होता अरे ये गाना चलेगा, लेकिन वो देते हैं, बाद में पता चलता है अरे यार ये तो अच्छा गाना है, ये तो चल सकता है, वी कैन टेक दिस। तो उसके बाद हम लोग have to be acceptant। Of course, काफी लोग ईगो में कि नहीं मैं तो यही चलाऊंगा, तो एक्सेप्टेंट रखना बहुत जरूरी है। We always have to be acceptant। ठीक है, आई थिंक बहुत सारे कपल्स को इसमें से बहुत कुछ सीखने मिला होगा। यूजुअली जब शादी होती है तो लोगों के घर में पहली शादी, कभी कभी तो 25 साल के बाद शादी घर में होती है, और उनको नहीं पता होगा किसको हायर करना है, क्या करना है और क्या क्वेश्चंस होने चाहिए। शादी के बाद पता चलता है कि ये सारी गलतियाँ थी या ये सारी चीज़ों को पहले ध्यान रखना चाहिए था। आई एम श्योर ये वीडियो में से काफ़ी सारे कपल्स को और बहुत सारे फोटोग्राफर्स को काफ़ी कुछ सीखने मिला होगा। थैंक यू सो मच। एंड इनकी जो डिटेल्स है, जैसे इनका इंस्टाग्राम पेज, यूट्यूब चैनल और इनका कॉन्टैक्ट डिटेल हम लोग ने ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है। आई होप इट वर्क्स आउट फॉर यू। थैंक यू सो मच निलेश शक्कर जी फॉर कमिंग आउट हियर एंड गिविंग योर टाइम। थैंक यू सो मच।